हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एवरी वीक हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं लर्न बाय मैप्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स। काफी सारे सेट्स अब तक मैंने यहां पर कवर किए। आई एम वेरी सॉरी, लास्ट वीक वाला सेट मुझसे मिस हो गया। तो इस बार हम दो सेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, सेट 36 एंड सेट 35। अब तक 1 टू सेट 34 मैंने जो है कवर किए हैं। चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी लर्न बाय मैप्स, उस प्लेलिस्ट में सारे सेट्स आज तक के कवर्ड है। ठीक है, तो इस क्लास में हम 2 वीक्स को कवर करेंगे, लास्ट वीक एंड दिस वीक। सेट 36 सेट 35 शुरू करते हैं। कंसेप्ट क्या है क्लास का? पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड करंट अफेयर्स आते हैं, उसका करंट पार्ट, स्टैटिक पार्ट, जो जो इंपॉर्टेंट मैप्स है उनको कवर कर। ठीक है, ठीक है, चलते हैं आज के हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैप पे। आपको अब तक पता लग गया होगा कि इजराइल एंड ईरान बोथ कंट्रीज आर एट वॉर। चाहे वो इसको मान नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर दोनों कंट्रीज इस टाइम पे वॉर में। इजराइल पहले ही गाजा से लड़ रहा था, अब उसने ईरान के साथ भी जंग छेड़ दी है। अब देखो, इजराइल और ईरान बॉर्डर नहीं शेयर करते, तो जो कुछ भी हो रहा है वो इन सब कंट्रीज के ऊपर से। फाइटर एयरक्राफ्ट जाएंगे तो यहां से, मिसाइल जाएंगे तो यहां से। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी यूज करनी शुरू कर दी है। इजराइल के कुछ कुछ शहर जैसे तेल अवीव, जेरूसलम, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम ऑपरेशन सिंधु में जो अपने सिटीजन्स को निकाल रहे हैं, उनको ईरान के नॉर्थ में लेके गए और वहां से अर्मेनिया के रास्ते हमने उनको इंडिया में लाने का प्रोसेस शुरू किया। पर अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है कि ईरान भी अपने एयर स्पेस को अलाउ करेगा। सोचो, वॉर के टाइम पे अपने एयर स्पेस को अलाउ करेगा ताकि इंडिया अपनी रेस्क्यू फ्लाइट चला सके। वो भी काफी बड़ी चीज होगी अपने आप में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI एक 3 दिन लंबी ग्लोबल मीट रखना चाहता है, जिसमें स्टडी किया जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जो टेक्स्ट, जो स्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं पर हमें समझ नहीं लगता वो क्या बता रही है, तो डी कोड करने की कोशिश की जाएगी क्या लिखा हुआ इन स्क्रिप्ट्स में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिवाइड हो चुकी है, मतलब अब तो चलो नहीं एग्जिस्ट करती, पहले जो एग्जिस्ट करती थी उसकी जो जमीन है वो डिवाइड हो चुकी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारी तरफ से तो काफी सारी रिसर्च होती है, फाइंडिंग्स होती है। पाकिस्तान की तरफ से शायद इतना एक्टिवली इस पे ध्यान अभी नहीं दिया जाता। ठीक है, कैसे ईरान और इजराइल की वॉर की वजह से दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब देखो, ईरान के जस्ट नीचे है पर्शियन गल्फ। गल्फ होता है जब पानी 3 तरफ से जमीन से गिर जाए, पर्शियन गल्फ। और यहां पर दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज आती हैं अपने शिप्स को लेकर, कच्चा तेल खरीदने के लिए, नेचुरल गैस खरीदने के लिए। अब ईरान क्या करता है, जैसे जैसे दुनिया में ईरान पे प्रेशर बढ़े, वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मूज तक अगर शिप्स पहुंच ही नहीं पा रहे तो वो यहां से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस नहीं परचेज कर पाएंगे। वो नहीं परचेज कर पाए तो दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई में कमी आएगी। डिमांड जितनी थी उतनी बनी रहेगी, तो अगर किसी चीज की सप्लाई गिरे और डिमांड जितनी थी उतनी बनी रहे तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलरेडी दुनिया में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस महंगा होना शुरू हो चुका है, जो इंडिया जैसी कंट्री को तो बहुत इंपैक्ट करता है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर अवर एनर्जी डिमांड। अब यही किया जा सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करो न्यूक्लियर एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे, तो फिर आपका इन सब चीजों से डिपेंडेंसी हट जाएगी। ठीक है, आगे शिपकीला पास। ये एक ऐसा पास रहा है जो जोड़ता था तिब्बत को विद द किन्नौर रीजन, जो अब हिमाचल में, जो अब इंडिया में, और तिब्बत जो अब 1950 के बाद से चाइना ने एनेक्स कर लिया। काफी लंबे टाइम तक ये शिपकीला पास, वैसे तो शिपकीला ही बहुत है, ला का मतलब ही माउंटेन पास होता है। खारदुंग ला, रोहतांग ला, उमिंग ला, चांग ला, ला का मतलब ही माउंटेन पास है। तो शिपकीला जो है वो असल में फिर से रिवाइव किया जा रहा है, उसको फिर से खोला जा रहा है। इससे ट्रेड और टूरिज्म पे काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते। डीजीसीए काफी बड़े स्केल पे अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, कि व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन दी छोटी चारधाम यात्रा रीजन। यमुनोत्री, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, ये है छोटी चारधाम यात्रा के चारों धाम। यहां बहुत सारी हेलीकॉप्टर सर्विसेज काम करती हैं, जो भी रिलीजियस टूरिस्ट उनको इन स्पॉट्स तक पहुंचाने में, पर बार बार हेलीकॉप्टर रिलेटेड एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं। अभी के लिए उन सब चीजों को, हेलीकॉप्टर सर्विसेज को रोककर रिव्यू किया जा रहा है, देखा जा रहा है व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम, क्यों ये होता है।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपने फॉरेन ट्रिप को कंप्लीट कर चुके हैं, 3 कंट्रीज की विजिट पे गए। सबसे पहले वो गए सिप्रस। सिप्रस में काफी ज्यादा एक डोमिनेंस रखी हुई है तुर्की ने, और वो एक नॉर्थ सिप्रस जैसी कंट्री बना चुका है इधर ऊपर। पर जो सिप्रस के लोग हैं वो कहते हैं कि नॉर्थ सिप्रस खत्म हो गया, सारा सिप्रस यूनिफाई हो जाए। तो इंडिया भी सिप्रस की सपोर्ट में गया कि सिप्रस को यूनिफाई करो, ये जो तुर्की ने नॉर्थ सिप्रस बना के रखा है इसको खत्म करो। वैसे भी हम डिप्लोमेटिकली इस टाइम पे तुर्की के अगेंस्ट ही हम कह सकते हैं, वो हमारे अगेंस्ट स्टांस लेकर बैठा हुआ, तो हमें भी उनके अगेंस्ट होना ही पड़ेगा। कश्मीर इशू हो या पाकिस्तान को वेपन्स देने हो, इसमें तुर्की बहुत आगे रहता है। एक और चीज, यहां पर जो अर्मेनिया और अजरबैजान, इनकी वॉर में तुर्की पाकिस्तान ये सब सपोर्ट करते हैं अजरबैजान को, तो इंडिया सपोर्ट करता है अर्मेनिया को। इन दोनों के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद है, नगोर्नो काराबाख। ठीक है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली गए सिप्रस, उसके बाद कनाडा टू अटेंड G7, और फिर वापसी के टाइम पे वो पहुंचे क्रोएशिया ऊपर नॉर्थ में। ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर इजराइल ने अटैक किया ईरान को। शुरू देखो इस वॉर को इजराइल ने किया ईरान पे अटैक करके, फिर ईरान ने भी इजराइल पे अटैक किया, और अब तो चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। इजराइल के अटैक की शुरुआत हुई ईरान की न्यूक्लियर साइड से, क्योंकि इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना चाहता है, और फिर ईरान ने भी बहुत सारी जगहों पे इजराइल पे अपने रॉकेट्स और ड्रोन्स को लॉन्च किया। ये मैप दिखाता है कि कैसे जो अहमदाबाद में एयर क्रैश हुआ, अगर वो एयरक्राफ्ट थोड़ा सा भी, जहां पर वो एक्चुअल में क्रैश होता है उससे थोड़ा सा भी किसी और एरिया में क्रैश होता, तो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड रीजन थे और ग्राउंड पे होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता। आई होप आपने और काफी सारे अपडेट सुन लिए होंगे कि ब्लैक बॉक्सेस रिकवर हो चुके हैं। AAIB जो इंडिया में एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, एयरक्राफ्ट क्रैश की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको ये डिसाइड करना है ब्लैक बॉक्स की डीकोडिंग इंडिया में होगी या यूएसए में होगी। बहुत सारी थ्योरीज हैं कि इस एयरक्राफ्ट का रैपिड एयर रैम एयर टर्बाइन भी डिप्लॉय हो गया था, वो भी एक काफी बड़ी चीज हो सकती है। वो तब डिप्लॉय होता है जब इंजन दोनों फेल हो जाए। तो काफी ज्यादा रिसर्च आज भी चल रही है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन दैट डे ऑन दैट एयरक्राफ्ट इन अहमदाबाद। रिसेंटली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, जिसकी कैपिटल है उलन बतार। बहुत लोग कहते हैं कि भाई मंगोलिया में जाके मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करनी? देखो बड़ा सिंपल है, चाइना हमारे नेबरहुड में आके मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो हम भी उसके नेबरहुड में जाके मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। नाम क्या है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का? इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया के कैपिटल उलन बतार। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री बिटवीन रशिया एंड चाइना। अमरनाथ यात्रा शायद सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा चैलेंज। थाउजेंड्स में यहां पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप अगर आप देखो तो पहलगाम, तो जो टेररिस्ट ने पहलगाम को टारगेट किया उसका ये भी रीजन था, एक तो टूरिस्ट पे इंपैक्ट डालना, और एक जो रिलीजियस टूरिस्ट है जो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं अमरनाथ केव की तरफ फ्रॉम पहलगाम, उन पे भी इंपैक्ट डालना। तो 2 रस्तों से इस यात्रा को पूरा किया जाता है, पर यही ज्यादा प्रेफर्ड रास्ता है। पहलगाम इज द बेस कैंप फॉर द अमरनाथ यात्रा, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी में हम कोशिश करेंगे इस यात्रा को कंप्लीट करवाया जाए इस सीजन के लिए। चेनाब ब्रिज बनने के बाद क्या बदला? देखो, ट्रेन बारामूला से बनिहाल तक पहले भी आती थी और नीचे दिल्ली से लेकर कटरा तक भी जाती थी। कटरा से बनिहाल का जो रूट था वो इतनी मुश्किल ज्योग्राफी में कि वो अब तक कंप्लीट नहीं था। उसी पे बना है चेनाब ब्रिज या अंजी घाट ब्रिज, और इस वजह से बहुत सारे ब्रिज और टनल अब इस रूट के कंप्लीट होने के बाद, चाहे ट्रेन से श्रीनगर जाया जाए चाहे वंदे भारत से, अब ये कंप्लीट हो चुका है। पहले ये कंप्लीटेड नहीं था। रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था धनुषकोडी, जो पम्बन ब्रिज के बाद आता है। धनुषकोडी बिल्कुल आप देखो ऑलमोस्ट इंडिया वहां पर एंड हो जाता है, उसके बाद ये श्रीलंका का जाफना शुरू होता है। न्यूज में क्या था, वहां तमिलनाडु की सरकार ने एक फ्लेमिंगो सेंचुरी को रिसेंटली नोटिफाई किया। तो धनुषकोडी से जस्ट पहले है पम्बन ब्रिज, वो भी रिसेंटली नया बना है। ठीक है, पहले कैंटिलीवर ब्रिज होता था, अब वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया। यहां से शिप पास करता है, शिप। बहुत सारे लोग बोलेंगे शिप यहां से क्यों नहीं पास करता? क्योंकि यहाँ पर राम सेतु है, उसके जो रॉक्स वगैरह वो शिप्स को अलाउ नहीं करते, तो यहां से शिप्स पास होते हैं यहां से। जब तक इजराइल ईरान ये सब चीजें सॉल्व नहीं होती तब तक रुका रहेगा आईमैक। जब 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा था G20 को, तब इसका पूरा प्लान बना था इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ना, मिडिल ईस्ट से आगे यूरोप तक जाना, पर बीच में इजराइल भी इसका पार्ट है। तो पहले तो इजराइल
ऑलमोस्ट 2 साल लड़ता रहा हमास से, गाजा में हमास से, और अब इसराइल ने कर प्रॉब्लम शुरू, मतलब मैं ये बोलूंगा कि अलग चीज का पार्ट बन गया। देखो इसराइल को भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को करने में बहुत इन्वॉल्वमेंट रखता है इसराइल। ऐसा नहीं कि वो सोचेगा कि चलो रहने देते हैं या ये चीज सॉल्व की जा सकती नहीं, वो एग्रेसिव एक्शन ही लेगा हमेशा, ये इसराइल का एक नेचर रहा है। तो चीजें जब तक सॉल्व नहीं होगी आई मैक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जो कि एक ट्रेडिंग प्लान था या मॉडर्न डे सिल्क रूट भी इसको बुलाया जाता है। इसके साथ 2 सेट्स, कौन कौन से सेट्स थे, 35 नहीं सॉरी हाँ 35 एंड 36 सेट हमने कंप्लीट किए। आई एम वेरी सॉरी, एक वीक मुझसे मिस हो गया था, पर मैंने सोचा इस वीक दोनों वीक्स का कंटेंट कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक हम करेंगे सेट 37 डिस्कस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।